नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ दोस्तों हैंड राइटिंग में भी मैंने क्वेश्चनों को शामिल किया है। यदि आप क्लास को देखोगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। गूगल की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना प्रोजेक्ट सन कैचर का लक्ष्य क्या है? गूगल की अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना है, ये गूगल द्वारा इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट है, और इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाना है। अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। सेंटिनल-6B उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंटिनल-6B उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है महासागर का निरीक्षण करना, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर को वित्तीय वर्ष 2030 तक FY24 की 41.7% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। 55% करने का लक्ष्य रखा गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर को कितना बढ़ाया गया है 2030 तक? 55%। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 भारत का स्थान 131वां है। प्रश्न बनेगा कि भारत का स्थान कौन सा है, तो 131वां है। इसको जारी करता है जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। आधार था इसका समावेश, न्याय और सुरक्षा। शीर्ष स्थान आपसे पूछा जाएगा डेनमार्क और आइसलैंड का सेकंड। अंतिम पायदान पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है महिला शांति और सुरक्षा में अंतिम पायदान मिला है अफगानिस्तान को। आप सभी जानते भी होंगे कि अफगानिस्तान में महिलाओं को कितनी आज़ादी दी जाती है। तो याद रखना है कि 131वां स्थान है भारत का इसमें। नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें दोस्तों भारत का स्थान 128वां है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर आपका टॉप पर है। नेक्स्ट पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, शीर्ष देश भारत चीन को पछाड़कर बना है। तो ये बन सकता है, अर्थव्यवस्था में पोषण बन सकता है और करंट में भी बन सकता है। तो भारत अब चावल उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर है और चाइना सेकंड पोजीशन पर है। यदि हम मिट्टी टन उत्पादन की बात करें तो 150.18 मिलियन टन है और चीन का 145.28 मिलियन है। अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? तो राइट है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सभी से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, गरीबी आकलन की निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो गरीबी आकलन से संबंधित समितियां हैं, यहाँ पर लगन समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो दोस्तों ये सभी जो समितियां हैं वो गरीबी आकलन से संबंधित है। प्रश्न बन सकता है कि गरीबी आकलन से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, तो चारों हैं और कर्म भी इनका दोस्तों सटीक दिया गया है। ABC यहाँ पर राइट है। तेंदुलकर के बाद में रंगराजन समिति आई थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा कैसे भी करके। सन इतने याद नहीं रहते, इसलिए मैं सन यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत निम्न सुधार किए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर MRTP अधिनियम 1969 की समाप्ति, फेरा के स्थान पर फेमा को अपनाया गया, भारतीय रुपये को 18.5% अवमूल्यन किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 में आर्थिक सुधार के अंतर्गत, ये सभी पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सटीक है, सही है, याद कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकार निकाय है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो राइट है ऑप्शन डी, प्रशासनिक पदाधिकारी। ठीक है, याद कर लीजिए। और ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति का गठन होता है, तो पंचायत समिति का।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करना था। तो यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन होता है दोस्तों। सेकंड वाला सही रहेगा और फोर्थ वाला, केवल 2 और 4 सही है। अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित निर्वाचकों द्वारा, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से इम्पोर्टेंट था। ऐसा ही प्रश्न पत्र बनने वाला है। अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ और प्रश्नों की ओर जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ तक तो हो चुका था, ये भी हो चुका है और यहाँ पर आ जाते हैं। ये प्रश्न देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च की गई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। नवंबर 2025 में इसके विस्तार में वन्य जीवों के कारण होने वाली क्षति और धान जलमग्नता को भी शामिल किया गया है। तो उपरोक्त कथन कौन सा सही है? दोनों सही है। देखिए, बहुत ही अच्छा फैक्ट है ये इसमें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी। इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, और नवंबर 2025 में इसके विस्तार में वन्य जीवों के कारण होने वाली क्षति और धान जलमग्नता को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है। इस क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले हैं। निर्यात संवर्धन मिशन EPM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 6 वित्तीय वर्ष अवधि के लिए मंजूरी दी है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक निर्यात प्रणाली में अधिक स्पर्धी बनाना है। तो यहाँ पर निर्यात संवर्धन मिशन के बारे में बात हो रही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो दोनों सही है। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये कुछ मैंने हैंड राइटिंग नोट्स लिखे हैं। बरकाना जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में है। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1849 में, और कहाँ हुई थी? बम्बई में। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 बम्बई में हुई थी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, घंघर, सरस्वती, पेरियार, भरतपुजा। तो ये दोस्तों सभी पश्चिम की ओर बहती हैं। देखिए, हमें कुछ नदियाँ तो याद रहती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, परंतु घग्गर और सरस्वती, भरतपुजा और पेरियार और सिंधु ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इनमें से इस संस्थान ने वर्ष 1982 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की। तो ये शुरू की थी नाबार्ड बैंक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी नाबार्ड बैंक ने। नाबार्ड बैंक एक विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। अधिनियम हमारा था 1981 वाला, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना शिव रामन समिति के आधार पर की गई थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल दोस्तों 389 होते हैं। 389 याद कैसे रखेंगे? टोटल 389 सदस्य। तो यहाँ पर प्रांतों में पूछा जाएगा, तो 2, 3 और 4 लिख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर 29, यहाँ पर 9, आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रांतों में 292, देशी रियासतों के 93, चीफ कमिश्नरी के 4 थे। ठीक है, प्रश्न बनेगा तो आप लिख लीजिएगा, कर दोगे आप दोस्तों। जोरावर क्या है? जोरावर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्वेश्चन है। भारतीय हल्के टैंक है जोरावर। जोरावर भारतीय हल्के टैंक है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। याद रखना है कि विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। नेक्स्ट पर आते हैं। लाइट पेन और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस हैं। विश्व कोशीय ग्रंथ है तो वर्धत संहिता ये रचित है ब्राह्मीर द्वारा रचित है। ये विश्व कोशीय ग्रंथ है वर्धत संहिता। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी कीर्ति है? तो ये सरोजिनी नायडू की कीर्ति है।
अनुवर्त योजना आधारित थी? गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी योजना, अनुवर्त योजना। 78 से 80, 1978 से 80। बेरिंग जलडमरू, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर। याद रखना है, रिंग का आकार प्रशांत, तो यानी कि बेरिंग आकार में प्रशांत है, ऐसे याद कर लीजिए। एशिया को उत्तरी अमेरिका से ये पृथक करता है। नेक्स्ट पर आते हैं, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2024 को। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट पर आते हैं, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व किससे मिलता है? एक्साइज ड्यूटी से मिलता है। एक्साइज ड्यूटी से मिलता है। तमिल काव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया था? इलांगो आदिल ने किया था। जरा भी लगे दोस्तों क्वेश्चन काम के हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लास्ट समय चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको आवश्यकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत में कहीं भी निवास किया जा सकता है। और करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूले, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने आपको कराए हैं। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 1930 में सी राजगोपालाचारी आपको आंसर लगाना है, महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चुनना है। तंजौर तट पर, ठीक है, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान संगठित किया था इन्होंने, सी राजगोपालाचारी। और नमक कानून को तोड़ा था एक मुट्ठी हाथ में नमक लेकर के महात्मा गांधी ने। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? यूपी का क्वेश्चन है, तो मंजनपुर में है। बनारसी कंचन किस में है? तो बनारसी कंचन जो है आंवला की किस में है? कृषि संबंधित क्वेश्चन है। सतह पर मार करने वाली मिसाइल सतह पर मार करने में सक्षम है, तो छोटी सी एक ट्रिक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। पृथ्वी अबध प्रहार सौर्य। तो देखिए, एक तो पृथ्वी है जो सतह पर मार करती है, ये एक बैलिस्टिक प्रक्षेप अस्त्र है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। तो यहाँ पर ऐसे दोस्तों अग्नि है, वैसे ब्रह्मोस है, वैसे धनुष है, और प्रहार है, और दोस्तों शौर्य है। ये जो भी मिसाइलें यहाँ पर दी गई हैं, ये सभी दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हवा से हवा में तेज अस्त्र, हवा से हवा कहिए या आकाश से आकाश। तेज अस्त्र, जो तेजस है ना और अस्त्र है, ये दोनों हवा से हवा में मार करने वाले अस्त्र हैं। जमीन से हवा में त्रियाकाश, तो जमीन से हवा में त्रिशूल, और आकाश ये जमीन से हवा में है। पिनांग क्या है? यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेप अस्त्र है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर यह कार्य करता है नाग। युद्ध टैंक का नाम है अर्जुन। अर्जुन हमारा क्या है? युद्ध टैंक है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं लगाना है क्योंकि ये तो ब्रह्मोस है। निर्भय आपका सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सागरिका से मेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी, इसरो द्वारा अब तक निर्मित सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-11 है। इसका वजन 5854 किलोग्राम है। इसको लॉन्च किया था एरियन 5 रॉकेट से। ठीक है, याद कर लीजिए। इसरो द्वारा अब तक का निर्मित सबसे भारी उपग्रह था GSAT-11। भारतीय धरती से अब तक लॉन्च किए गया सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो भारतीय धरती से ये विदेशी उपग्रह था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। किसका था? ये USA का था। वजन था इसका 6100 किलोग्राम, जबकि भारत ने अभी लॉन्च किया था जो कि 5854 किलोग्राम का था। परंतु सबसे भारी उपग्रह लॉन्च किया जो कि USA का था। इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया LVM-3M6 के द्वारा। पूछा जा सकता है LVM-3M6 के द्वारा। नेक्स्ट पर आते हैं, इसरो का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अध्यक्ष इसरो के हैं V नारायण। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है और सेशन जरा भी लगा है दोस्तों, काम का है, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसी तरह के यदि हैंड राइटिंग में कुछ और भी नोट्स आपको चाहते हैं या मैं आपको ऐसी क्लास अपलोड कराऊं तो दोस्तों कमेंट अवश्य कीजिएगा और करंट अफेयर के लिए भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।